मैं मन्नत फारूकी, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि अब निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड लवली। बुधवार को संसद सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर हंगामे के साथ बहस जारी रही। बीच बीच में सांसदों के दुर्व्यवहार पर कई बार संसद सत्र को स्थगित भी करना पड़ा था। नारेबाजी करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इस वर्ष के सांसद लोग कहीं कहीं पर गलत शब्द का भी इस्तेमाल कर देते थे, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष को सत्र को स्थगित करना पड़ा था। किसान मुद्दों को लेकर काफी देर तक बहस चली, किंतु कोई बात नहीं बनी। किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के भीतर और संसद के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन कोई भी बात बनने की नौबत पर नहीं आई। विपक्ष जोर शोर से किसानों के हित में बात मानने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तमाम प्रकार की कंपनी फैक्ट्री हैं। जाना माना शहर है। नौकरी तो बहुत है, किंतु मजदूरों का जीना मुहाल है, बेहाल है। यह कि कंपनी वाले सरकार को 15,000 रुपये वेतन हेल्परों की, मजदूरों की बताते हैं कि हम देते हैं, किंतु सच के आईने में, इंसाफ के आईने में देखा जाए तो 8,500 रुपये, 9,000 रुपये ये तनख्वाह मजदूरों को दिया करते हैं। इधर बेचारे मजदूर इतने परेशान रहते हैं कि मकान मालिक इन पे चढ़ बैठता है। भूखे मकान मालिक बैठे रहते हैं, किराया बढ़ाते रहते हैं। मजदूरों का हाल इतना ख़राब है कि कहने को हमारा नोएडा मिनी जापान है, लेकिन मजदूरों का जीना हराम है, हलाकान है। सिलाई कर रहे हैं और लोग चला रहे हैं। सही है कारीगर और लोग का, क्यों नहीं? हाँ एकदम परफेक्ट। इधर कम तनख्वाह का रोना, उधर मकान का हमेशा किराया बढ़ाना मजदूरों को दर्द के आंसू रुलाता है। मकान मालिक हमेशा भूखे ही बने रहते हैं। इन मजदूरों से कितना किराया वसूलने की फिर भी कम ही रहता है। हर साल किराया बढ़ाने का जैसे सिस्टम ही बना रखा हो, प्रथा बनाते चले जा रहे हैं। कंपनी के मालिक इन्हीं मजदूरों की मेहनत से कामयाबी की बुलंदी पर चढ़े जा रहे हैं और मजदूरों को रक्त के आंसू बहाने को विवश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। फेयर एंड लवली अब साबुन में भी। ये क्या? फिर से चौंक गए? फेयर एंड लवली अब साबुन में भी। नया फेयर एंड लवली ग्लोइंग स्किन सोप। ये ऑयल और पोल्यूशन खींचे और आपको मिले रोज नहाते नहाते निखार। फेयर एंड लवली अब साबुन में भी। गुजरात के अहमदाबाद की आशा खान ने जो बीते हफ्ते आत्महत्या कर ली थी, अपने पति की बेरुखी से साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी थी, इस बाबत उसके पति आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस समय जेल की सलाखों के पीछे तड़प रहा है। हम आपको बता दें कि पुलिस की 3 दिन की रिमांड पर आरिफ को लिया गया था। इसके बाद आरिफ को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके साथ पुलिस ने आयशा का आरिफ के पास भेजा गया एक खत भी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें आयशा ने लिखा था कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और अपनी कमी को छुपाने के लिए तुमने मेरे चचेरे भाई और मेरे बेस्ट फ्रेंड आसिफ के साथ मेरे नाजायज़ संबंध होने का इल्ज़ाम लगा दिया था।
और मैं चिल्लाती रही, मैं रोती रही, फिर भी तुमने हमारी एक भी न सुनी। हम आपको बता दें कि हमारे आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल ने आपको पहले ही बताया था कि यह मामला केवल आपस में तालमेल ठीक न होने का है। इसमें दहेज लेने का कोई सवाल नहीं उठता। दहेज की मांग को लेकर इसमें मुकदमा दर्ज कराना बिल्कुल झूठा है। मामले में गंभीरता लाने के लिए दहेज का झूठा आरोप लगाया गया है। खुदकुशी के पहले भी जो आरिफ पर दहेज का केस लगाया गया था वह भी झूठा ही था। उसी को लेकर बात बिगड़ती चली गई, जिसके चलते एक दूसरे में काफ़ी दूरियां बढ़ गई। अंत में आयशा को आत्महत्या के गलत फैसले को लेना पड़ा। हम आपको बता दें कि जितने भी राजनेता हो या समाज सेवी दहेज का नाम लेकर आरिफ और आयशा के बीच के मामले में हंगामा कर रहे हैं, यह बिल्कुल झूठा है। दहेज का इसमें कोई मामला था ही नहीं, चाहे वह नाजायज़ संबंध रहा हो या कोई और बात, लेकिन यह मामला दहेज से कोई संबंधित नहीं है। आप सभी को जानकारी तो है ही कि आजकल तो नाजायज़ संबंध बिल्कुल छोटी सी बात बन गई है। आजकल की पत्नी अवैध नाजायज़ संबंध के चलते अपने पति को खुद काट मार डालते हैं, जहर खिला देते हैं, अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर में ही कब्र खोद देती हैं, फिर उसमें दफन कर देती हैं। यह कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई असंभव। देश में 90% से भी ज़्यादा दहेज के मामले झूठे पाए जाते हैं। बात कुछ होती है, अब मामले में गंभीरता लाने के लिए, फंसाने के लिए सिर्फ मजबूत केस दहेज का ही उपलब्ध है, जो कि कारगर है। इसलिए सीधे सीधे अपने बुरे कर्म को छिपाने के लिए दहेज का केस लगा दिया जाता है और बड़े ही आसानी से परिवार का सदस्य जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, तड़पता रहता है। न्यायालय भी सब कुछ जानते हुए तारीख पे तारीख लगाता रहता है। मकान घर तक बेचने की नौबत आ जाती है इन महिलाओं के अपने मनमानी रवैये की वजह से। मेरे कहने का आशय यह है कि आयशा आप द्वारा अपने पति आरिफ को भेजे गए पत्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिससे दहेज की मांग साबित हो रही हो। आयशा की चिट्ठी केवल यह बताती है कि मामला अवैध नाजायज़ शारीरिक संबंध का है। इस मामले से दहेज का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। मैं सपना प्रजापति, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल, नोएडा।